हेलो फ्रेंड्स, लेक्चर कंटिन्यू करने से पहले मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूं और वो इन्फॉर्मेशन ये है कि जो स्टूडेंट्स जेके पीएससी स्कूल लेक्चरर के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमने कोर्स लॉन्च किया हुआ है अपनी वेबसाइट www.swmg.in या फिर मोबाइल ऐप SWMG पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आपका सिलेबस कंप्लीट एकदम रिलीज हो गया है तो बिल्कुल अच्छे से तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ के। अगर आप विलिंग है तो ज्वाइन करिए। ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स अलॉट फ्रेंड्स। जैसे आप यूं समझिए, कोई भी हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, किसी भी तरह का डेवलपमेंट होता है ना। किसी भी तरह का डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट होगा, चाहे आप कोई भी इंडस्ट्री की बात करते हैं या किसी भी सेक्टर में डेवलपमेंट होगा तो क्या होगा, इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट तो आएगा ही आएगा। आप कोई मान लो इंडस्ट्री लगा रहे हैं, किसी भी तरह की इंडस्ट्री है ना, तो वहाँ आप रिसोर्सेज यूज करोगे, हो सकता है एयर पोल्यूशन हो उसकी वजह से, वाटर पोल्यूशन हो, सॉइल पोल्यूशन हो, या किसी भी तरह का इम्पैक्ट जो भी हम इकोनॉमिकली हम अपने आप को मतलब करना चाहेंगे कि हम स्ट्रॉन्ग बने, है ना, या आर्थिक रूप से सक्षम बने, इकोनॉमिकली हम ठीक रहें, तो डेवलपमेंट करना जरूरी है। तो उस डेवलपमेंट की वजह से इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट आना एक एक तरह से नेचुरल चीजें हैं, मतलब आएगा ही आएगा ना। इस बात से आप समझ रहे हो, कोई भी किसी भी तरह का, जैसे हमने कोई हाईवे बनाए हैं या हमने कोई इंडस्ट्री लगाई है या यही बातें हैं, तो बेसिकली अब ऐसा भी नहीं है कि हम अब इस चीज को इकोनॉमिक हम काम ना करें। ऐसा तो है नहीं कि हम डेवलपमेंट ना करें। ऐसा हो सकता है क्या, पॉसिबल है कि हम डेवलपमेंट ना करें? ऐसा अगर ऐसा होगा तो हम और ग्रो कैसे होगा, हमारा जीडीपी भी है वो कैसे होगा, मतलब सारी चीजें, प्रोडक्शन भी तो जरूरी है। तो इसलिए क्या करते हैं हम, क्या करें फिर, तो कैसा डेवलपमेंट होना चाहिए? कैसा डेवलपमेंट हो हमारा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। कैसा हो? सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो बेसिकली। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा मीन्स कोई भी इसी तरह का डेवलपमेंट हम करें या इस तरह से हम रिसोर्सेज का यूज करें कि आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उसको किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। जैसे आप इस बात को थोड़ा बेसिक लेवल से समझने की कोशिश करेंगे, फिर इसको टेक्निकली चीज़ों में जाएंगे हम। जैसे हमने बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज का यूज़ कर लिया, हमने एयर को पोल्यूट कर दिया बहुत ज़्यादा, हमने पैसे बहुत कमाए, लेकिन हमने आने वाली जनरेशन को पोल्यूट एयर दे दिया, हमने पानी उसको पोल्यूट दे दिया, तो वो कैसे सस्टेन कर पाएगा भाई? क्या करेगा वो उस चीज़ों का? तो हम इस तरह से रिसोर्स को यूज़ करें कि जो फ्यूचर जनरेशन है उसको किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। तो बेसिकली इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स में यही बातें चलती रहेगी, कैसे कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ करें, ये सब चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है। और यहाँ पे बड़ा बेसिक से कुछ टर्म्स से क्वेश्चंस आएँगे और इन चीज़ों को, जो ये जो टॉपिक है इसको हम कुछ क्वेश्चन से समझने की कोशिश करेंगे। बेसिकली थोड़ा टॉपिक पढ़ के फिर क्वेश्चन हिट करेंगे कि ऐसा क्वेश्चन बन सकता है ना? फिर हम थोड़ा टॉपिक को, थ्योरी को डिस्कस करके फिर हम कोशिश करेंगे कि ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। इससे आपको ये अप्रोच है वो क्लियर हो जाएगी। बात समझ रहे हैं मेरी आप? तो ये बेसिक अप्रोच समझ रहे हो क्या है ये इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स? तो चलो इसको हम डिफाइन करते हैं कि ये बेसिकली है क्या और कैसे-कैसे इसको डिफाइन किया गया है। कैसे-कैसे, जैसे अगर माने जो ईपीए है उसने इसको कैसे डिफाइन किया है, ओईसीडी है इसने उसको कैसे डिफाइन किया है, ये डेफिनेशंस देखते हैं। देखिए, अगर हम थ्रू आउट की बात करें तो बेसिकली है क्या इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स? Environment economics is a field that study the interaction between the economy and the environment, analyzing how economic activities impact the natural world and how environmental factor influence economic decisions। ठीक है ना? ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। जैसे मान लो हम कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो किस तरह से इन्वायरमेंट को वो इन्फ्लुएंस कर रहा है, और आप ऐसे जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है वो भी इकोनॉमिक डिसीजन को बेसिकली इन्फ्लुएंस करेंगे कि नहीं करेंगे। जैसे कोई हम कोई डिसीजन ले रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट लगाना है, तो इन्वायरमेंट क्लियरेंस चाहिए कि नहीं चाहिए वहां से? भई यहाँ इन्वायरमेंट क्लियरेंस चाहिएगा कि नहीं चाहिएगा? कोई भी हम डेवलपमेंट करते हैं तो। जैसे हम बात करते हैं ईआईए की बात करते हैं, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करवाने की बात करते हैं, प्री, पोस्ट, ये सब कहीं न कहीं इकोनॉमिक डिसीज़न जो लेंगे हम या फिर कोई भी पॉलिसी बनाएँगे, तो इन्वायरमेंटल जो फैक्टर है, उस पॉलिसी बनाने में या इकोनॉमिक डिसीज़न को इन्फ्लुएंस करेगा कि नहीं करेगा बताइए? येस और नो? करेगा ना, इन्फ्लुएंस तो करेगा ही करेगा बेसिकली। तो वही बात ये कह रहा है, इट फोकस ऑन बैलेंसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना। हाँ, तो इट फोकस ऑन बैलेंसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना, विद इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबिलिटी।
ये हमें बैलेंस करना है चीज़ों को कि इकोनॉमिकली भी हम ठीक है ग्रो करते रहें और इन्वायरमेंट है वो भी हमारा प्रोटेक्ट रहे बेसिकली, यानी कि सस्टेनेबिलिटी रहे। कंसीडरिंग द कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ एनवायरमेंटल पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस, है ना? हम कंसीडर करते रहें कि कॉस्ट बेनिफिट हो रहा है कि नहीं, सब एनवायरमेंटल पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस ठीक से हो रहे हैं कि नहीं, ये सब एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स है। अगर इसको कुछ वर्ड्स में हमें डिफाइन करना पड़े तो द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ओईसीडी ने इसको कैसे डिफाइन किया है? देखिए, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स एज द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस एंड इंस्ट्रूमेंट टू इन्वायरमेंटल इश्यूज। ठीक है ना? क्या है कि जो भी हमारे पास इकोनॉमिक एनालिसिस है या जो भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, है ना? जो इकोनॉमिक्स में, उसको जो भी इन्वायरमेंटल इश्यूज है उसको जानने के लिए यूज करें कि इसमें क्या-क्या किस तरह के एनवायरमेंटल इश्यूज आ सकते हैं, है ना? तो लाइक जैसे अकॉर्डिंग टू द यूएस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है, इन्होंने कैसे किया है देखिए, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स इज द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल, है ना? इकोनॉमिक प्रिंसिपल, जैसे वो कह रहा है ना कि इकोनॉमी एनालिसिस और इंस्ट्रूमेंट को यूज करके कि एनवायरमेंटल इश्यूज किस-किस तरह से हो रहे हैं, तो वैसे ही ये क्या कह रहा है ईपीए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स इज द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल टू स्टडी हाउ एनवायरमेंटल एंड नेचुरल रिसोर्सेज आर डेवलप्ड एंड मैनेज्ड। ठीक है ना? कि एनवायरमेंटल और नेचुरल रिसोर्स है वो किस तरह से डेवलप है, किस तरह से मैनेज किया जा रहा है, उस पे कितना ध्यान दिया जा रहा है किसी भी प्रोजेक्ट से। इट फोकस ऑन द कॉस्ट इफेक्टिव एलोकेशन, use and protection of these resources, including evaluating the economic cost, benefit and impact of environmental regulations and policies। तो आप एक इसका एक मतलब तो समझ गए होंगे, ये बेसिक सी बात है कि जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होने के लिए, ग्रोथ के लिए, इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट है या इन्वायरमेंट की वजह से पॉलिसीज में किस तरह से पॉलिसी मेकिंग को किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो ये सब बातें हैं। रिमसा जी, वेरी गुड इवनिंग। जैसे एक नोट है, ये नोट में फाइनली क्या कह रहा है कि इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन इन्वायरमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर द इंडिविजुअल फर्म, इंडस्ट्री एंड द इकोनॉमी एज ए होल। ये किसी भी तरह हो सकता है ना? इंडिविजुअल फर्म है, कोई इंडस्ट्री है या इकोनॉमी एज ए होल की बात करें, सब जगह ये चीजें हैं। तो अब आपको इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स क्या है ये चीज समझ में आई है सब लोगों को? ये अप्रोच क्या है, ये क्या पढ़ना है, क्या चीजें हैं, ये समझ आई सभी को? मतलब ये जो वर्ड है इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स, ये क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, मतलब सिंपल वर्ड है लेकिन टेक्निकली मैं बात करूं ये सब समझ में आया? चलो, अब जैसे अब यहाँ पे भी कुछ बात को समझने की कोशिश करेंगे। दिस इज सर्कुलर फ्लो मॉडल ऑफ इकोनॉमिक्स एक्टिविटी है। सर्कुलर फ्लो मॉडल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है ना? सिर्फ इकोनॉमी एक्टिविटी की बात कर रहा हूँ, तो उसका सर्कुलर फ्लो कैसे चलता है? ऐसा ही चलता है ना कि आप अगर आप इसको मत देखो कैसे चलता है कि कोई फर्म होगी, ठीक है ना? उस फर्म में कुछ लोग काम करने वाले होंगे, है ना? तो उस फर्म में काम करेंगे तो उनको वेजेस वगैरह कुछ मतलब सैलरी वगैरह जो मिलेगी, ठीक है? उसके बाद वहाँ पे प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन कंज्यूमर तक जाएगा, कंज्यूमर उसको कंज्यूम करेगा, वो उसको कुछ कॉस्ट देगा। यही साइकिल चलता रहता है कि नहीं चलता रहता? यही साइकिल चलता रहता है ना? अरे यही तो चलेगा ना? भी ऐसे ही तो चलता है। तो यही कह रहा है कि देखिए कोई भी फर्म है ना? ये कोई फर्म है, ये फर्म है और ये कॉस्ट और डिमांड फॉर रिसोर्सेज, ये फर्म है, इसने फर्म ने डिमांड करी रिसोर्स की, रिसोर्स तो चाहिए कि उसको, है ना? रिसोर्स ले रहा है फर्म, और ये कोई भी फर्म है वो रिसोर्स ले रहा है, ये देखो इसको रिसोर्सेज चाहिए, है ना? डिमांड कर रहा है रिसोर्स की। और ये फैक्टर मार्केट क्या होता है? व्हाट इज फैक्टर मार्केट? फैक्टर मार्केट देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, फैक्टर मार्केट नोन एज रिसोर्स मार्केट, जहाँ से उसको रिसोर्स मिलते हैं, है ना? जहाँ पे प्रोडक्शन के लिए जैसे उसको लेबर मिलती है, कैपिटल मिलता है, लैंड मिलती है, कोई भी जो भी उसको मतलब रिसोर्स मार्केट है, जो फैक्टर मार्केट है वो कंप्लीटली जहाँ से उसको रिसोर्स मिलते हैं। जैसे ये फैक्टर मार्केट है, यहाँ से उसको लेबर मिलेगी, कैपिटल, लैंड मिलेगी, इंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करने के लिए उसको जो चीजें चाहिए बेसिकली प्रोडक्शन के लिए, रिसोर्स यहाँ से मिल रहा है। और इस फर्म तब उसको क्या दे रहा है? कॉस्ट देगा उसको, फर्म उसको कॉस्ट देगा कि भाई तू मेरे को ये चीजें दे, मैं तेरे को कॉस्ट दे रहा हूँ, ठीक है ना? फिर यहाँ पे हाउस होल्ड में क्या होगा? यहाँ हाउस होल्ड से क्या होगा? सप्लाई होगा रिसोर्स का, और इससे क्या होगा? ये यहाँ पे ये अगर देगा सर्विसेज वगैरह तो बेसिकली इसको इनकम भी मिलेगी। तो वो सब चीजें हैं
कि एक्सपेंडिचर चलेगा, रेवेन्यू होगा, ये फिर जो फर्म है वो क्या करेगी, सप्लाई करेगी। अगर ये गुड्स के बना रही है तो गुड्स का सप्लाई करेगी, अगर कोई सर्विस सेक्टर का है तो सर्विस देगी। जैसे मैं सर्विस प्रोवाइड करवा रहा हूँ आपको, है ना, मैं सर्विस प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो मैं जैसे बैंकिंग सेक्टर है सर्विस प्रोवाइड करवाता है, तो वो अलग उसका पैसा होता है, अलग अलग उसका एक चलता है मार्केट में, है ना। और जो प्रोडक्शन करके कोई माल दे रहा है, गुड्स दे रहा है, वो गुड्स हो गया। तो ये चीजें एक साइकिल चलता रहता है। दिस इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक सर्कुलर मॉडल है, आपस में इंटरेक्शन है। जैसे हाउस होल्ड है वो एक्सपेंडिचर करेगा, ठीक है ना, या मार्केट को आउटपुट मिलेगा, रिवेन्यू जनरेट होगा, फिर वो फर्म पे जाएगा। तो ये सब बात चलती रहती है, यहाँ से डिमांड और सर्विस आएगी हाउस होल्ड पे। तो ये एक मॉडल है बेसिकली। ये आपसे पूछ लेते हैं कि सर्कुलर फ्लो मॉडल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, तो ये एक बेसिक सी बात है, क्योंकि यहाँ इकोनॉमिक्स से रिलेट करके चीजें पड़ती है। अब मैंने आपको पहले इसलिए ये बताया क्योंकि हम इसमें कहीं पे भी आप नेचर को भी हम इंक्लूड करेंगे। एक मॉडल और है, देखिए वो क्या कर रहा है, ये क्या है, मटेरियल बैलेंस मॉडल है। ये मटेरियल बैलेंस मॉडल है ना, द इंटरडिपेंडेंस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नेचर। अब ये आपसे यहाँ रिलेट करता है बेसिकली, जो ये जो इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स की बात करें ना। तो अब एक बात बताइए, जो भी रिसोर्सेज आप ले रहे हैं ये कहाँ से ले रहे हैं? जो भी रिसोर्सेज जो आपको मिल रहे हैं ये कहाँ से मिल रहे हैं? इस कहाँ से मिल रहे हैं बताइए आप। इन्वायरमेंट, या यूं कह दें हम नेचर से मिलते हैं। जो भी चीजें मिलती है वो नेचर से मिलते हैं। तो अब हमने क्या किया है, इसमें हमने क्या किया है, जो वहां पे हमने सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज किया था, जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हमने यहाँ नेचर को नहीं हमने शो किया था, लेकिन अब जो मटेरियल जो बैलेंस मॉडल है उसने नेचर को इंक्लूड किया है कि भी ये सारी चीजें हम कहाँ से ले रहे हैं, नेचर को ले रहे हैं। द इंटरडिपेंडेंट जो इन्वायरमेंट जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है और जो नेचर है वो क्या है, इंटरडिपेंड है कि नहीं है। अब इससे एक मॉडल से एक बात आपको समझनी है। यहाँ पे हम दो बेसिकली जो लो है थर्मोडायनेमिक्स के, लो फर्स्ट और लो सेकंड को यहाँ कनेक्ट करके पढ़ना है, आप आराम से सुनना। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे ये कोई प्रोडक्शन हुआ है ना, ये मेरे पास कोई मटेरियल है, तो मटेरियल दो जगह चीजें, दो जगह हो गया। एक तो किस लिए, एक तो प्रोडक्शन में हुआ आप यूं मानिए, और एक क्या हुआ, कंज्यूम कंज्यूम हुआ, ऐसा ही है ना। मटेरियल क्या होगा, एक मटेरियल से एक दो प्रोडक्शन हुआ और एक क्या हुआ, कंज्यूम हुआ, ऐसा ही होता है ना। जितना मेरे पास मटेरियल है उसका क्या होगा, क्योंकि हम लो क्या, फर्स्ट लो क्या है थर्मोडायनेमिक्स का, फर्स्ट लो क्या है थर्मोडायनेमिक्स का, जानते हो व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? बताइए भाई, क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? कोई एक शब्द बता दीजिए प्लीज, व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? हाँ, जैसे शेर खान जी ने लिखा, सबने लिख दिया है ना, कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉय, ये आता है। तो इसका मतलब जो मेरे पास मटेरियल है उसको, ये एनर्जी है मेरे पास, तो इसको मैं यूं तो नहीं, डिस्ट्रॉय तो नहीं होगी ना, मैं क्रिएट करूंगा, बस मैं चेंज कर सकता हूँ। लाइक कुछ मैंने इसको प्रोड्यूस कर लिया, कुछ इसका एक कंज्यूम हो गया, ये दोनों मिला के मैंने बेसिकली मटेरियल आ गया, ठीक है। लेकिन क्या ये इतना सिंपली पॉसिबल है? आप इस चीज को मानते हैं? आप इस चीज को मानते हैं क्या ये सिंपली पॉसिबल है कि ऐसे आ जाएगा, टोटल आ जाएगा? ट्रांसफर तो हो गया, लेकिन क्या ये सिंपली इतना पॉसिबल है कि इस तरह से हो जाएगा? अब मुझे एक बात बताइए, ये तो फर्स्ट लॉ कहता है कि आपने ना तो कुछ चेंज हो सकता है, ठीक है ना, मीन्स ना तो हम सॉरी क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हम बेसिकली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं फ्रॉम वन टू अनदर। ये मटेरियल से हमने कुछ प्रोड्यूस किया, कुछ कंज्यूम किया, लेकिन क्या ये 100% ऐसा ही हो सकता है? सेकंड लॉ क्या कहता है थर्मोडायनेमिक्स का, आपको फिर पिक्चर क्लियर होगी। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ क्या कहता है बताइए? सेकंड लॉ क्या है थर्मोडायनेमिक्स का? एंट्रोपी के बारे में बात करता है, एंट्रोपी के बारे में बात करता है, तो है ना, मतलब टेंड टू इंक्रीज की तरफ जाती है, रेंडमनेस बढ़ने की कोशिश करता है ना, ऐसा ही तो होता है ना। एंट्रोपी इंक्रीज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब एंट्रोपी के बारे में बात करता है। तो अब कोई चीज है, जैसे मैं रिसाइकल करता हूँ कोई चीज का, है ना, कोई चीज का रिसाइकल करता हूँ, पेपर का रिसाइकल करता हूँ, तो क्या वो 100% हो जाता है रिसाइकल? 100% हो जाता है क्या रिसाइकल? हो 100% नहीं होगा, तो वो एनर्जी कहीं तो वेस्ट हुई है ना। मैं यूं तो नहीं कह सकता कि मैंने कंप्लीटली चेंज कर दी, वो कहीं तो चली गई, वो बाहर चली गई, जो मेरे लिए लेस यूज हो गई, तो मेरा तो लॉस हो गया ना। आप नहीं समझे बात, हमारा तो लॉस हो गया बेसिकली, वो तो चली गई है ना, लॉस हो गई, लेकिन वो कहीं गई है,
लेकिन कम से हमारे लेस यूज में होगी ना, जो पहले जितना यूज था वो तो नहीं हुआ। जैसे आपने, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे एक बेसिक सा एग्जांपल आप भी देखते होंगे, जैसे कोई ट्रांसफॉर्मर है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए ट्रांसफॉर्मर होता है, उसके आसपास आप घूमे और कहीं आवाज आ रही हो उस ट्रांसफार्मर में, आपने सुना है ना, ट्रांसफार्मर में आवाज पहले आती थी, ऐसे आवाज आती थी, है ना? तो उसका कोई यूज था क्या? आवाज का कोई यूज था? आप यूज करते उस आवाज को, तो वो क्या है, वेस्टेज था, वेस्टेज था ना। तो वो वेस्टेज तो हो ही रहा है कहीं ना कहीं। तो ये सारा, ये नेचर को ये समझाने की कोशिश करेगा ये। आगे मैं सारी चीजें समझाऊंगा आपको, बस मैं एक चीजें बता रहा हूँ कि इस तरह की चीजें हम पढ़ेंगे। अभी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस अब बेसिक से आगे चलेंगे। अभी जैसे एक नोट देखिए, इस नोट आप बेसिक समझिए कि हमने नेचर से कुछ लिया कुछ दिया, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सारी एनर्जी है वो हमेशा ही यूजबल रहेगी, वो धीरे धीरे लेस यूज की तरफ भी चली जाएगी, कुछ ना कुछ पार्ट उसका जाएगा। तो उसी के बारे में हम धीरे धीरे बात करेंगे। तो एक नोट क्या है ये, फाइनली यही तो हम पढ़ रहे हैं कि द फ्लो ऑफ रिसोर्स फ्रॉम द इन्वायरमेंट टू इकोनॉमी एंड फ्लो ऑफ रेजिड्यू फ्रॉम द इकोनॉमी टू द इन्वायरमेंट। जो भी रेजिड्यूज बचेंगे वो वापस कहाँ जाएंगे, नेचर में ही जाएंगे। हमने मतलब बेसिकली इन्वायरमेंट में ही जाएंगे ना। जो हमने प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन में कुछ रेजिड्यू बच गया जो हम यूज ही नहीं कर रहे, वो कहाँ जा रहा है, इन्वायरमेंट में जा रहा है। इन्वायरमेंट टू द इकोनॉमी और इकोनॉमी टू इन्वायरमेंट, यही फ्लो चलता रहेगा। ठीक है ना? तो टू वे इंटरेक्शन है बिटवीन इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। जैसे अब मैं उस पे आता हूँ, लाइक जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ये क्या कहता है, अब इससे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मैटर एंड एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। ये सिंपली बोलता है दिस लॉ कैन अप्लाई टू द मटेरियल बैलेंस मॉडल इन लॉन्ग रन। बेसिकली ये मैं इस मटेरियल बैलेंस मॉडल की बात कर रहा हूँ, इसी में मैं दोनों लॉ लगाने की बात करूंगा, ध्यान रखना इसी मॉडल पे। और ये मॉडल इंपॉर्टेंट है, नाम से भी आपसे पूछा जा सकता है, जिस तरह से आपको टॉपिक लगाया मटेरियल बैलेंस मॉडल। ठीक है? हाँ, जैसे इसमें क्या है, द फ्लो ऑफ मटेरियल एंड एनर्जी द फ्रॉम द नेचर इनटू कंजप्शन एंड प्रोडक्शन मस्ट इक्वल द फ्लो ऑफ रेजिड्यूल दैट रन फ्रॉम दीज एक्टिविटीज बैक इनटू द एनवायरनमेंट। इस बात को समझ गए क्या कह रहे हैं फर्स्ट लो, कि हम कोई भी मैटर या एनर्जी है उसको ना तो बना सकते हैं और ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हम तो क्या करते हैं एक से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं। तो ये कह रहे हैं दिस लॉ कैन अप्लाई टू द मटेरियल बैलेंस मॉडल, जो उस पे हम अप्लाई कर सकते हैं। द फ्लो ऑफ मटेरियल एंड एनर्जी ड्रॉन फ्रॉम द नेचर, हम नेचर से क्या लेते हैं, बेसिकली मटेरियल एंड एनर्जी लेते हैं, इनटू कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, उससे हम कंज्यूम करेंगे और प्रोड्यूस करेंगे। मस्ट इक्वल, वो इक्वल होना चाहिए, द फ्लो ऑफ रेजिड्यूल दैट रन फ्रॉम दीज एक्टिविटीज बैक इनटू द एनवायरनमेंट। जो रेजिड्यूल बच गया, कुछ तो हमने बेसिकली क्या किया, देखिए अब इसको सोचिए, और ये मटेरियल है मेरे पास, है ना, ये इसका कुछ तो प्रोडक्शन कर लिया मैंने, और उसको क्या कर लिया, उसका क्या कर लिया, कंजप्शन कर लिया। ठीक है? तो कह रहा है इसके इक्वल आ जाना चाहिए, ये होना चाहिए। आपको एक बेसिकली इससे समझाता हूँ, ये समझिए, एक नेचुरल इन्वायरमेंट है। देखिए यहाँ रॉ मटेरियल आपने लिया, देखिए रॉ मटेरियल है, ये रॉ मटेरियल है, आपने इससे प्रोडक्शन हुआ, ठीक है ना, प्रोडक्शन हो रहा है, और प्रोडक्शन के बाद ये गुड्स है, यहाँ से इससे हमने गुड्स प्रोड्यूस किया, तो गुड्स है हमने क्या किया, यहाँ पे कंज्यूम किया, है ना। तो कंज्यूम के जो रेजिड्यूल है ये कंज्यूम हो गया, और उसके बाद देखिए ये कुछ ऐसा क्या 100% थोड़ी होगा, कुछ डिस्चार्ज होगा, तो ये आ गया डिस्चार्ज, यहाँ वाला जो डिस्चार्ज हमने इन्वायरमेंट को दे दिया, जो हम यूज नहीं कर पा रहे। ठीक है? और फिर क्या होगा, कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो हम रिसाइकल करेंगे, तो देखिए रिसाइकल बैक टू चला जाएगा यहाँ पे प्रोड्यूसर के पास, क्योंकि रिसाइकल कर रहे हैं, जो भी हमारे प्रोडक्ट में बना है उसका कुछ चीज हम रिसाइकल कर रहे हैं, तो वापस ये रिसाइकल होकर प्रोड्यूसर के पास जाएगा, ये चला गया। ठीक है? ऐसे ही जैसे कुछ रेजिडुअल यहाँ से भी निकलेगा, प्रोड्यूसर से भी निकलेगा, चलो ये प्रोड्यूसर से निकल गया, ठीक है, इसका कुछ कुछ पार्ट हम डिस्चार्ज हो जाएगा जो हम यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, और कुछ पार्ट वापस इसको रिसाइकल के तौर पे यूज करेंगे एज ए प्रोड्यूसर से बेस पे, तो ये वापस आ जाएगा प्रोड्यूसर पे। तो ऐसा ही तो चलता रहता है, यही चलता रहता है कि नहीं चलता रहता, बताइए, ये बोलिए, ये चलता रहता है कि नहीं, ऐसा ही तो है, ठीक है ना। ठीक है, तो अब क्या है, देखिए यहाँ पे सेकंड लॉ काम करेगा, यहाँ पे सेकंड लॉ की बात समझ में आएगी, क्या कह रहा है, द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस एंट्रोपी। एंट्रोपी डिफाइंड एज द मेजर ऑफ डिसऑर्डर, एंट्रोपी क्या है, डिसऑर्डर है, ठीक है, इट स्टेट दैट ऑल सिस्टम टेंड टुवर्ड डिसऑर्डर।
सारे के सारे। अब आप एक बात बताइए, अब छोटी सी बात है, आपको ऊपर कोई संभालने वाला ना हो तो मैक्सिमम चांस क्या रहता है? मैक्सिमम चांस क्या रहता है? डिसऑर्डर का ही रहता है ना, मतलब इधर उधर भागने की बात रहेगी, है ना? तो एनर्जी फ्लो, ये बात देखिए, यहां से इसको एनर्जी फ्लो को जोड़ के देखिए, है ना? देखिए आवारा, है ना? तो एनर्जी फ्लो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, अगर एनर्जी फ्लो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, जो मैनेज एनर्जी है, तो इसकी एंट्रोपी क्या होगी? लो एंट्रोपी होगी। यहां समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे नेचर कैसे होता है एनर्जी फ्लो। आपको ये तो पता ही है कि एनर्जी का फ्लो हायर टू लोअर कंसंट्रेशन होता है, जिसके पास ज्यादा है वही तो देगा ना। तो एनर्जी फ्लो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन ऑफ एनर्जी फ्लो है, मीन्स यहाँ पे एंट्रोपी क्या है भाई? एंट्रोपी लो होगी या मैक्सिमम होगी? एनर्जी तो एंट्रोपी तो आप, जब आपके पास एनर्जी ज्यादा कब होती है आप बताइए? एंट्रोपी लो होगी भाई, एंट्रोपी लो होगी। अच्छा एक बात ऐसे समझिए, आप अपने ऊपर लेके समझिए, आपके पास एनर्जी कब ज्यादा होती है? जब आप बिखरे हुए होते हो या मैनेज्ड होते हो, कब एनर्जी ज्यादा होती है? आप यूं बताइए मुझे। जब आप बिखराव में होते हो, रेंडमनेस में होते हो, तब ज्यादा एनर्जी होती है या मैनेज्ड वे में होते हो? तो मैनेज्ड वे, कंसंट्रेट है आप। बिखराव में एनर्जी कहाँ ज्यादा होती है यूनिस जी? आपका दिमाग सो जगह बैठा हुआ है तो एनर्जी कहाँ ज्यादा है आपके पास? एनर्जी सो जगह बैठे हुआ है आपका दिमाग, तो एक कहाँ एनर्जी? कंसंट्रेट तो नहीं है ना। आपकी प्रोडक्टिविटी क्या रही? ठीक है ना? तो बेसिकली ये कह रहा है कि एनर्जी फ्लो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, यानी कि हायर कंसंट्रेशन का मतलब है यहाँ पे लो एंट्रोपी है, ठीक है? और तो एनर्जी फ्लो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन मतलब हायर एंट्रोपी, एंड इन दिस प्रोसेस बिकम लेस यूजफुल। और आपको पता है धीरे धीरे यहाँ पे जब यहाँ पे लॉस होता जाएगा एनर्जी का, तो लेस यूजफुल होता जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, है ना? एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ए डीजल इंजन जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिक में चेंज कर रहा है, और इस कन्वर्जन में लीक्ड आउट थ्रू फ्रिक्शन एंड हीट, कुछ हीट की वजह से और फ्रिक्शन की वजह से लीक हुआ है। तो बताइए ये जो लीक हो गया, रेडिएशन जो स्पेस में चली गई, क्या आपके लिए वो कोई यूजफुल है? देयर इज एनी यूज? तो इट इज नो लॉन्गर यूजफुल। ठीक है, तो यही बात वो कह रहा है। और जैसे एक और है इसके बारे में, फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है देखिए, well the first law tell us that energy can never be destroyed, and the second law emphasizes that although energy exists, with each conversion or transformation it become less and less useful। सीधी सी बात है कि फर्स्ट तो ये कहता है कि एनर्जी कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड, इस बात से ठीक है, लेकिन सेकंड लो ये बोलता है कि एनर्जी तो एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना? विद ईच कन्वर्जन और ट्रांसफॉर्मेशन इट बिकम लेस एंड लेस यूजफुल। ये बात तो सही है, एंट्रोपी ये बता रही है आपको कि ये टाइम टू टाइम आपके लिए लेस यूजफुल होता जाएगा कन्वर्जन से। कुछ चीजें ऐसी है जो बाहर निकलती जाएगी, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है कि कुछ हीट और बेसिकली फ्रिक्शन में निकल गई। नहीं, वो तो वहां पे नहीं, वो तो हमारी ग्रोथ वगैरह में। आप नॉर्मली बात समझिए ना, बेसिकली ये फैन चल रहा है, मान लो फैन चल रहा है, फैन की आवाज आ रही है ना? तो आवाज मेरे काम किया क्या? मैंने फैन आवाज के लिए लगाया है क्या? फैन आवाज सुनने के लिए लगाया है क्या? बताइए। हवा के लिए लगाया है ना, लेकिन ये आवाज कर रहा है, ये एनर्जी वेस्ट हो रही है ना। तो वही वाली बात कह रहा है ये। तो कह रहा है कि ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन ये टाइम टू टाइम ईच कन्वर्जन में लेस यूजफुल होता जाएगा। ये बात समझ में सबको आ गई है क्या? दीज आर इंपॉर्टेंट टर्म्स, ये आगे के बेसिस है, पूरा समझ में आ रही है, बहुत बेसिक बात है। प्रेशर मत लीजिए दिमाग में, नॉर्मल बातों की तरह समझिए, नॉर्मल है ये लॉ तो आप पढ़ चुके हैं थर्मोडायनेमिक्स के, ठीक है? अब जैसे सेकंड लॉ में एक रिवर्सिबिलिटी का भी इशू आता है, रिवर्सिबिलिटी का इशू आता है। आप मुझे एक बात बताइए, बेसिक समझिए, पहले इसको पढ़िए मत। कौन कौन इसको पढ़ने के लग गया? मेरी बात नहीं सुन के कौन कौन पढ़ रहा था? सच्ची बताओ, बताओ सच्ची, कौन कौन पढ़ रहा था? बताना। हाँ मुझे पता है। आप कौन सर? मैं इसको पढ़ने आया हूँ, आप तो चले जाइए। मेरी बात सुन लो पहले, फिर पढ़ लेना, ठीक है? देखो, रिवर्सिबिलिटी की क्या बात है ये सुनिए। आपको कोल दे दिया मैंने, कोयला दिया, कोल को जलाया, कोल को जला के आपने एनर्जी प्रोड्यूस कर लिया उससे,
और फाइनली उससे एस बन गया, राख बन गया। तो क्या आप राख से वापस कोयला बना दोगे मुझे क्या? मतलब या एज इट इज वो चीज कर दोगे? जो भी हुआ है, सूट बना है, लाइट है, उसको सारों को समेट के वापस एज इट इज कोयला बना दोगे? जो लाइट मिली उससे भी, एस से भी, सूट से भी नहीं बन सकता ना। तो ये रिवर्सिबिलिटी का भी तो इश्यू है, मैं रिवर्स कैसे करूं चीजों को? तो ये भी कह रहा है कि अनदर implication ऑफ द सेकंड लॉ हैज टू विद रिवर्सिबिलिटी। Example of wood being burnt to release heat, light and ash and shoot. The second law of thermodynamics tells us that this energy and matter transformation is not reversible. है ना? We can't get the wood back since the burnt a part of wood can never be recovered as wood. As wood तो नहीं हो सकता। तो रिवर्सिबिलिटी का इशू भी आता है। ऐसे ही हम सिमिलरिटी बना सकते हैं, कोई पेपर या प्लास्टिक है वो रिसाइकल करते हैं, लेकिन लिमिट तो होगी ना। आप 100% तो नहीं कर पाओगे। सम उसका जो क्वांटिटी ऑफ मटेरियल विल बी लॉस्ट एंड बिकम नो मोर यूजफुल, ऐसा तो होगा ना। तो यही बात है। दिस इज द रीजन व्हाई in the material balance model it was shown that only some of resource can be recovered or production and consumption while other have been released into environment as residual। उसमें अब मैं उसको एक्सप्लेन कर रहे थे ना मटेरियल में, तो वहां पे हमने लिखा था ना, देखिए यहाँ पे अपने कंप्लीट रिसाइकल नहीं किया था, कुछ डिस्चार्ज किया था। देखिए तो इसीलिए हम डिस्चार्ज कर रहे थे कि कंप्लीट ऐसा नहीं है कि आप 100% यूज कर लोगे। तो ये बेसिकली मॉडल बता रहा था। ये बात समझ में आई आप लोगों को? बताइए, ये जो मटेरियल वाली बात थी आ गई होगी समझ में? आपको अच्छा लग रहा है? बढ़िया खुशी से मिल रही है कुछ पढ़ के या नहीं मिल रही? खुशी मिल रही है? अच्छा ठीक है, खुश रहो बस आप, आपकी खुशी बहुत मायने है। देखो जीवन का बहुत बड़ा भरोसा तो है नहीं, आप लोगों ने देख लिया चीज़ों को ना। तो जितना कोऑपरेट करके, एक दूसरे को सहयोग करके, है ना, एक दूसरे को यूनाइट करके और अच्छे से रहो तो बहुत बढ़िया है। एक दूसरे की हेल्प करना ज़रूरी है। लोग आपके मेंटालिटी को चेंज करने की कोशिश करते हैं अपने फ़ायदे के लिए। आप इंटेलेक्चुअल हैं, आप पढ़े लिखे हैं, तो आप अपनी समझ का ध्यान रखें कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है। इतना तो होता है ना? ये तो है, तो ऑल आर ह्यूमन बीइंग ना, तो एक दूसरे को कोऑपरेट करें। कोई भी कंडीशन आए, कहीं भी हो आप, इस बात को समझें प्लीज़। समझ रहे हो मेरी बात? मैं तो एज़ ए टीचर इतना ही कह सकता हूँ, आप बाकी बहुत समझदार हैं। तो अब बताइए, अब फाइनली आप क्या कहना चाहोगे? व्हाट इज इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स? अब मैं समझना चाह रहा हूँ कि आपने क्या समझा। देखते हैं कौन आंसर करेगा सही। कमेंट बॉक्स में आंसर करना। करो भाई। बिल्कुल सही है कि द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडी हाउ इन्वायरमेंटल एंड नेचुरल रिसोर्स आर डेवलप्ड एंड मैनेज्ड। अच्छा, एक बात मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूँ। मेरा एक बेसिक क्वेश्चन है आप लोगों से। मैं ये टॉपिक नहीं पढ़ा था अभी इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स का, और ये क्वेश्चन आपके पेपर में दिख जाता, तो क्या आप यही आंसर करते? मैं वैसे ही मेरे जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ कि आप उस नॉलेज पे हैं। कितने लोग वो यही करते? चलो, ये बढ़िया चीज़ है। मतलब आपको उस चीज़ समझ है, ये अच्छी बात है। मतलब आपको ये कंप्लीटली दिमाग में है, कॉमन सेंस लगा लेते इतना, ठीक है, ये बड़ा अच्छी बात है। एक मिनट प्लीज। हाँ चलो, अब बताइए, ये भी एक कॉमन सेंस वाली बात है। अब ये है कि वाई स्टडी इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स। ये तो बहुत ही इजी बिजी सा क्वेश्चन है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन भी पूछने की संभावनाएं हैं, तो हमें बेसिक से लेकर एडवांस तक जाना है। ये बात है कि हम क्यों स्टडी करते हैं इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स। क्यों स्टडिंग इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक? टू ब्रिंग हार्मनी टू द इकोनॉमिक सिस्टम एंड द इन्वायरमेंट। सीधी सी बात है, इसमें कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है। अब कुछ मैं बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स के। यहाँ कुछ टर्म्स आएंगी, जैसे एक्सटर्नलिटीज हैं, ये कोई टर्म आपसे पूछी जा सकती है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान से सुनना है।
व्हाट आर द बेसिक कंसेप्ट ऑफ इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स। इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स के बेसिक कंसेप्ट क्या है? सबसे पहले बात करें दिस इज एक्सटर्नलिटीज, ये क्या है? इट इज कॉस्ट बेनिफिट रिव्यू। क्या है ये? इट इज कॉस्ट बेनिफिट रिव्यू दैट इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन द प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विस। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, एयर पोल्यूशन फ्रॉम ए फैक्ट्री impose a cost on society in the form of health problem and environmental damage, but the factory doesn't pay for these costs। जैसे कोई फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री की वजह से एयर पोल्यूशन हो रहा है, और बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन वहां पे हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है सोसाइटी में, तो क्या वो फैक्ट्री कभी पे करता है इसके लिए? है ना? कॉस्ट बेनिफिट, कि कितना कॉस्ट निकाला, उससे कितना बेनिफिट मिला हमें, कॉस्ट बेनिफिट। ये इकोनॉमिक्स में हम कॉस्ट बेनिफिट टर्म यूज करते हैं। बताइए भी पे करता है क्या? नहीं करता। तो दिस इज एक्सटर्नलिटीज, जो बेसिकली पोल्यूशन हो रहा है, हेल्थ इशू आ रहा है, हमें कोई पे थोड़ी कर रहा है, तो एक्सटर्नलिटीज कैन लीड टू ओवर प्रोडक्शन। ठीक है। और एक है मार्केट फेल्योर। मार्केट फेल्योर क्या है? इट एग्जामिन हाउ मार्केट मैकेनिज्म कैन समटाइम फेल टू एडिक्वेटली प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, लीडिंग टू ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्स और पॉल्यूशन। बेसिकली ये मार्केट फेल्योर भी हमें चेक करना होता है, यानी कि हम एग्जामाइन करते हैं इस इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स में कि जो मार्केट मैकेनिज्म है वो कई बार फेल हो जाता है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में, है ना, ओवर एक्सप्लॉइटेशन की वजह से। तो उसको हम बेसिकली एग्जामाइन करें, उसको स्टडी करें कि ऐसा क्यों हो रहा है, दिस इज मार्केट फेल्योर। क्यों मार्केट फेल क्यों हो रहा है इस तरह से इन्वायरमेंट को अच्छे से प्रोटेक्ट करने के लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसमें ही पढ़ेंगे बेसिक कंसेप्ट में। ए सेंट्रल गोल ऑफ इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स, अगर आपसे आपसे पूछे व्हाट इज द सेंट्रल गोल ऑफ इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स, तो क्या है? टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दिस इज सेंट्रल गोल। बैलेंसिंग इकोनॉमिक नीड विद इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन फॉर फ्यूचर जनरेशन, है ना। ये तो बहुत ही बेसिक टर्म है, ये तो इन्वायरमेंट में हम हमेशा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते रहते हैं। वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज, ऐसा भी होना चाहिए। इकोसिस्टम सर्विसेज रेफर टू द बेनिफिट that people derive from natural ecosystems such as clean air, clean water, and biodiversity. Valuation of ecosystem service involve placing a monetary value on these services, which can help policymaker make decision that balance economic development with environmental protection। अगर हमने इकोसिस्टम सर्विसेज हैं, बेसिकली जब पॉलिसी मेक करते हैं हम किसी भी डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, अगर हमारे दिमाग में ये रहे कि भाई इससे हम क्लीन एयर ले रहे हैं, क्लीन वाटर ले रहे हैं, इससे बायोडाइवर्सिटी है, तो इसकी वैल्यूएशन भी करिए कि किस तरह से वैल्यूएशन करोगे इसकी, करो इसकी वैल्यूएशन। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भाई हमें इन जो क्लीन एयर मिल रहा है, क्लीन वाटर मिल रहा है, बायोडाइवर्सिटी मिल रही है, तो इसको हम पोल्यूट कर रहे हैं विद द डेवलपमेंट, तो इसका भी वैल्यूएशन करो कि किस तरह से वैल्यूएशन करोगे, इससे क्या इम्पैक्ट आएगा। एक बात बताइए, एक तो आपको छूट दे दी जाए कि आप ना कोई दिक्कत नहीं है, कितना ही पॉल्यूशन करिए, लेकिन एक बार आपको ये बोला जाए देखो भाई पॉल्यूशन करा है, इतना से ज्यादा आप गए हो तो आप पे फाइन लगेगा, तो आप क्या करोगे? कोशिश करोगे ना कम करने की, तो आप वैल्यूएशन करिए, मॉनेटरी वैल्यू लगाइए। आप लोग, हम किससे डरते हैं ज्यादातर? हम हेलमेट किस लिए लगाते हैं? ज्यादातर हमारी प्रवृत्ति क्या है? हेलमेट सिर बचाने के लिए नहीं, हम चालान बचाने के लिए लगाते हैं। देखा होगा हमने, हमारा जो क्या मतलब हम सोचते रहते हैं, हेलमेट किसी लगाते हैं कि चालान ना कट जाए मेरा, है ना। हेलमेट इसलिए नहीं लगाते, है ना, फाइन ना हो। सिर की छोड़ो आप, फाइन ना हो मेरा ट्रैफिक पुलिस से, सिर तो फटे मेरा, कोई इश्यू नहीं है ना। ये चलता है हमारा, तो बताओ। तो ये बड़ा गलत अप्रोच है। बहुत अच्छी बात है, नहीं, बचने के लिए लगाते हैं तो आपका अप्रोच ठीक है, लेकिन मैक्सिमम लोगों का अप्रोच ये रहता है कि नहीं यार मेरा ये बच जाओ, मनी सेव। क्योंकि मुझे ये लगता है कि पैसे का दर्द सबसे खतरनाक दर्द होता है, वो दर्द नहीं सहन होता, है ना, ऐसा ऐसा सोचते हैं। तो वो वाली बात है कि वैल्यूएशन कीजिए सर्विसेज का, जो इकोसिस्टम से सर्विस। एक है मार्जिनल अमेंडमेंट कॉस्ट, जिसको MAC बोलते हैं, ठीक है।
द एमएसी इज द कॉस्ट ऑफ रिडक्शन 1 यूनिट ऑफ पॉल्यूशन। ये क्या है देखना, आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज एमएसी, फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, दैट इज मार्जिनल अमेंडमेंट कॉस्ट। ये क्या होता है? द मैक इज द कॉस्ट ऑफ रिड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ पॉल्यूशन। कोई 1 यूनिट ऑफ एक पोल्यूशन है ना, कोई भी किसी भी तरह का पोल्यूशन हो रहा है, उसकी 1 यूनिट कम कर रहे हैं आप। जैसे मान लो एग्जाम्पल, मान लो मैं कुछ भी एक यूनिट ले लीजिए, एक्स यूनिट है, और इस एक्स यूनिट का पोल्यूशन हो रहा है, उससे 1 यूनिट कम करने में कितना कॉस्ट लग रहा है आपको, तो दैट इज कॉल्ड एमएसी। इज ए क्रूशियल कंसेप्ट इन एनवायरमेंट इन इकोनॉमिक। इट हेल्प्स पॉलिसी मेकर डिटरमाइन ऑप्टिमल लेवल ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल। इसी से पता लगेगा, क्योंकि देखो कोई भी चीज है वो कॉस्ट बेनिफिट के लिए करोगे ना आप। जैसे आपने सुना होगा, या हम ऐसे ही बात करें, ले लैंग्वेज में समझाने की बात कर रहा हूँ, जैसे आर्टिफिशियली रेन करवाने की बात होती है, लेकिन वो अगर कॉस्ट बेनिफिट ना हुई, हमारा रिसोर्स इतने लग गए, हमारा कॉस्ट इतना लग गया, उससे बेनिफिट कम होगा, तो क्या हम करवाएंगे वो आर्टिफिशियल रेन? करवाएंगे क्या? कोई भी चीज हम क्यों करते हैं कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस तो करेंगे ना। हम सबसे खतरनाक एनिमल है ना। तो मैक क्या है कि कॉस्ट ऑफ रिड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ पॉल्यूशन, दिस इज मैक। समझ गए कि 1 यूनिट को पॉल्यूशन को कम करने के लिए मुझे कितना कॉस्ट देना पड़ रहा है, दिस इज मैक। आप सब लोग ठीक हैं? बोल नहीं रहे, सब अच्छे हैं? हम्म। और इन्वायरमेंटल पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट क्या है? इन्वायरमेंटल पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट आर टूल्स दैट गवर्नमेंट कैन यूज टू एड्रेस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। These include tax, subsidies, emission trading and regulations। मतलब कहने का मतलब ये है, बेसिकली क्या है, these are environmental policy instruments, है ना। तो policy instruments क्या है? These are tools that government can use to address environment problem, like टैक्स को इंक्लूड करना है। जैसे आपने देखा होगा कई बार किसी स्टेट में जाते हैं हम, दूसरी स्टेट में, तो टैक्स लेते हैं ना, ग्रीन टैक्स वगैरह, आपने देखा होगा। टैक्स वगैरह लेते हैं कि नहीं लेते? गवर्नमेंट लेती है कि नहीं, है ना। तो उस तरह से कह रहा है कि ये पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, है ना। लाइक सब्सिडी दे दिया किसी प्रोग्राम में, जैसे आपने देखा है कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स लगाओ, जैसे सोलर वगैरह लगाते हैं, तो कुछ गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, देता है ना, कि ये आप लीजिए, आप लगाइए प्रमोट करने के लिए, इमिशन ट्रेडिंग एंड रेगुलेशन। तो वही कह रहा है। तो ईच इंस्ट्रूमेंट, और आपको पता है इसके कुछ एडवांटेज भी हो सकते हैं, इसीलिए तो कर रहे हैं, और कोई भी चीज करेंगे डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं। तो ईच इंस्ट्रूमेंट एट इज इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, एंड पॉलिसी मेकर मस्ट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट फॉर द स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम दे आर ट्राइंग टू एड्रेस, है ना। बेसिकली सबसे बेस्ट अप्रोप्रिएट क्या है हमारे पास इंस्ट्रूमेंट, वो हमें चूज करना चाहिए, जो हमारे लिए इन्वायरमेंट के लिए सबसे अच्छा हो बेसिकली। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बताइए, ये क्या है? ये क्वेश्चन इतने में क्या समझ के करोगे, वो तो आपने कर दिया। अगर ये भी क्वेश्चन आप कर दोगे तो मैं समझूंगा कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रीजन व्हाई कन्वेंशनल माइक्रो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स कैन नॉट बी यूज टू स्टडी द एलोकेशन ऑफ इन्वायरमेंटल एंड नेचुरल रिसोर्सेज? आराम से समझने की कोशिश करना क्वेश्चन को, और उसके बाद ही आंसर करना प्लीज। आई रिक्वेस्ट टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, एकदम जल्दबाजी में मत करना। इसमें ऑप्शंस ये हैं, ए बी सी डी ई तक ऑप्शन है। मैंने इसलिए ई तक इन ऑप्शन इंक्लूड किए हैं बेसिकली, क्योंकि हो सकता है आपके में आप दिख जाए, आप कंफ्यूज ना हो कि ऐसे 5 ऑप्शन भी हो सकते हैं। तो क्या आंसर होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग आर रीजन वाई conventional microeconomic principle can't be used to study the allocation of environmental and natural resources? वेरी गुड, अब सही आंसर आना शुरू हुआ है। इसका राइट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। माइक्रो, जो कन्वेंशनल माइक्रो इकोनॉमिक प्रिंसिपल है, हम उसको इन्वायरमेंटल और नेचुरल रिसर्च की स्टडी में अब यूज क्यों नहीं कर सकते? तो ये सारे ही है क्योंकि कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स है वो स्टैटिक है, जनरली वो नेग्लेक्ट कर देता है फ्यूचर इम्प्लीकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन। वो एक ट्रेडिशनल वे से काम करता है,
वो बेसिकली उसका फ्यूचर पे क्या होगा इस तरह की बातें नहीं करता है, इसलिए हम इसको इन्वायरमेंट और नेचुरल रिसोर्स की स्टडी में एलोकेट नहीं करते हैं, ये भी रीजन है। दूसरा ये भी रीजन है, इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्स आर ऑफन पब्लिक गुड्स नॉट सब्जेक्ट टू द एक्सक्लूजन ऑफ प्रिंसिपल, है ना? आप एक बात बताइए, आप यहाँ क्लीन एयर है तो आपको क्लीन एयर मिलेगी, मैं कुछ पे नहीं कर रहा तो क्या आप मुझे क्लीन एयर करने लेने से रोक सकते हैं क्या? रोक सकते हैं क्या? यहाँ क्लीन एयर है, कैसे रोकोगे? नहीं रोक सकते। तो नो सब्जेक्ट टू द एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, यहाँ पे ऐसा नहीं लग सकता। दिस इज आर पब्लिक ना, आप इसको नहीं रोक सकते। मैनी डिसीजन अबाउट इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्स आर इरिवर्सिबल, ये हमने बात करी थी, क्योंकि ये जो मैक्रो जो माइक्रो कन्वेंशनल माइक्रो इकोनॉमिक प्रिंसिपल है वो रिवर्सिबल की बात करता है, जबकि हमें पता है इन्वायरमेंट और नेचुरल रिसोर्स है ना, वो क्या है? इरिवर्सिबल, जो हमने कोल वाला एग्जांपल बात करी थी। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, इसमें कोई गलत नहीं है। तो इसमें जैसे जो मैंने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया है कि जो ट्रेडिशनल माइक्रो इकोनॉमिक्स मॉडल ऑफन फोकस ऑन शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग and market equilibrium without fully considering the long term environmental consequences of resource depletion और pollution, ये लॉन्ग टर्म पे ध्यान नहीं देता है। जो ट्रेडिशनल माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो शॉर्ट टर्म डिसीजन की बात करता है। और वही बात जो पब्लिक गुड्स आर नॉन एक्सक्लूडेबल, ये मैंने जो अभी बात करी कि कोई भी यूज कर सकता है, आप ऐसे थोड़ी है कि आप पे नहीं कर रहा तो आप उसको क्लीन एयर नहीं ले सकता। तो ये सब एक्सप्लेनेशन है उसी क्वेश्चन का, और इस क्वेश्चन से मैं बाद में स्टार्ट करूंगा। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, फिर मैं बाद में बात करूंगा। तो आप मुझे बताइए आपकी शुरुआत कैसी लगी, अच्छी लगी आप लोगों को? आप एक बार इतना रिवाइज कर लीजिए, नेक्स्ट फिर करते रहेंगे। तो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा? सब खुश हैं आप लोग, है ना? चलो, तो इसी तरह हम काम करते रहेंगे, इसी तरह पढ़ते रहेंगे, और इसी तरह हम अच्छे से चीज़ों। और आप प्लीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है सारे बच्चों से, ये आपके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ना? बार-बार नहीं मिलती। जैसे ये आपको तो जैसे स्टेट पीसीएस में कभी-कभी पोस्ट निकलती है ना? तो आप जो स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, वो एकदम जी-जान लगा दीजिए, अच्छे से रिवाइज़ करिए, कंसेप्ट को समझने की कोशिश करिए। बहुत अच्छे से कंसेप्ट समझोगे तभी चीज़ें होंगी। आप मेमोराइज़ करने की कुछ चीज़ें होती है, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें कंसेप्ट बेस्ड होती है। तो समझिए अच्छे से। ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर। अच्छे से रिवीजन कीजिए, बहुत मटेरियल मैटर बहुत हो गया आपके पास, अच्छे से रिवाइज कीजिए। हो जाएगा, क्योंकि मैटर बहुत है। हम ऑलवेज प्रे फॉर ऑल, आप सबका सिलेक्शन हो, फिर हम सब मिलेंगे और सबका सिलेक्शन हुआ। मैं ऑलवेज प्रे करता हूँ आप लोगों को, सुबह शाम उठते सोते, कि सबका सिलेक्शन हो। टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।